अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप डॉक्टर हाफिज़ ने मेरा डॉक्टर हाफिज़ आतिफ ने आपको मैंने बता दिया है कि मेरा नाम डॉक्टर शैफ और मैं आपके एमसीक्यू का सेशन लूँगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारे पास, अब मैंने आपको हमारे पास जो है वहाँ पर एक पेशेंट है जिसके अब रीकन अबॉर्शन की उसकी हिस्ट्री है। अबॉर्शंस की उसकी हिस्ट्री होगी और हमारे पास वो और उसके बाद वो 2 डेज़ के साथ हमारे पास उसकी हिस्ट्री है कफ की, मापपेशिस की, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन की और वो और उसके बाद उसका फीवर है और उसके जो है अपेस्टी इन लोअर लंग और उसके जो है ना डब्ल्यूबीसी रेज्ड है और उसके बाद जो है ना, आप जब भी देखें पेशेंट को अगर फीवर हो, उसके बाद उसका प्रोडक्टिव कफ हो, प्रोडक्टिव कफ का मतलब है कि कफ के साथ कोई बलगम आए, उसके बाद उसको चेस्ट पेन हो और प्लूरल रब हो और उसके बाद अगर हम इसका एक्सरे कराएं, एक्सरे हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास जो है वो कोई एक्सरे के बाद हमारे पास जो है वो कोई कहते हैं कि ओपेस्ट्री है और ओपेस्ट्री आया और इस पे जो है हमारे पास अगर लैब्स कराएं, लैब्स हमारे पास जो है डब्ल्यूबीसी रेज्ड है, तो इस पे आपका डायग्नोसिस जो है वो निमोनिया बनता है। निमोनिया में जो है ना आपका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमारे है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और निमोनिया में जो और फीचर्स प्रेजेंट हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं है, जो कि क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन आते हैं, वो देखना है कि इसमें पेशेंट ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होंगे। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स के बाद इसके बाद पेशेंट में जो है हमारे पास कहते हैं कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी, एनहांस ब्रोंकोफोनी एगोफोनी होगी, टैक्टाइल फेमेसिस एनहांस्ड होगा, टर्नर्स और परकशन आएगी, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग ये होती है कि नॉर्मल जो हमारे पास जो है हमारे पास जो ब्रीदिंग है उसमें हमारे पास जो है ना एक्सपिरेशन फेज वो जो है वो हमारे पास जो है वो ज्यादा होता है और एक्सपिरेशन फेज कम होता है। मसलन ये हमारे पास इंस्पिरेशन फेज है और ये हमारा एक्सपिरेशन फेज है, ठीक है। लेकिन ब्रोंकियल ब्रीदिंग में ऐसा होता है कि जो इंस्पिरेशन फेज है और एक्सपिरेशन फेज दोनों इक्वल होते हैं, दोनों के दरमियान में गैप होता है, ठीक है। इसको फिल करने के लिए अगर अपना स्टेप्स जो है वो आप ट्रेकिया पर रखेंगे ना, पेशेंट का ट्रेकिया है, ट्रेकिया पे रखेंगे तो आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देगी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये लंग्स के अंदर सुनाई दे, यहाँ पर इसके लंग्स के ऊपर ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई दे तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है। ट्रेकिया के ऊपर अगर आपको ये साउंड सुनाई दे तो ये नॉर्मल है ब्रोंकियल ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग अगर ट्रेकिया पे आए तो नॉर्मल है, अगर लंग्स पे सुनाई दे तो वो एबनॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इसके बाद जो है ब्रोंकोफोनी ना टैक्टाइल फेमेटन्स ना परकशन जो है ना उस पे हमारे पास डर आएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास जो है बाकी चीजें हैं जो निमोनिया के पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। उसमें ये है कि पेशेंट है वो 60 ईयर ओल्ड का है, वो स्मोकर है और वो ओपीडी प्रदान की है सडन सीवियर डिस्निया के साथ, ठीक है। सडन सीवियर डिस्निया मतलब है कि इसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। तो आप याद रखें जब भी एक 60 एडवांस एज का पेशेंट आए, हमारे पास एडवांस एज का मतलब इसकी एज जो है वो इंक्रीज हो, इंक्रीज एज पेशेंट और स्मोकर हो। स्मोकर होने के बाद जो है वो स्मोकर है और उसके बाद जो उसको जो है हमारे पास जो है वो अचानक जो है ना वो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ब्रीदिंग के अंदर उसको डिफिकल्टी आ रही है, उसके बाद उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, स्मोकर, एडवांस एज, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी। तो आपका जो डायग्नोसिस है वो हमारे पास जो है ना निमोथोरक्स बनना चाहिए। निमोथोरक्स बेसिकली होता क्या है कि ये मैंने आपके पहले बताया, आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, ये लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स हैं, लंग्स के इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, जो पहले जो ये एक को हम कहते हैं विजुअल प्लूरा। जो हमारे पास आउटर लेयर जो हमारे पास आउटर लेयर है ये वाली, आउटर लेयर जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है, जो आउटर लेयर है। जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं विजुअल प्लूरा। जब भी हमारे पास इनमें एयर एक्यूमुलेट हो, जैसे ये एयर बन मैंने बताया, ये एयर एक्यूमुलेट हो, एयर हो, तो उसको हम कहते हैं निमोथोरक्स। एयर आ कहाँ से सकती, या तो एयर बाहर से है या एयर लंग्स के अंदर से है, ठीक है। स्मोकर के अंदर जो है वो एडवांस स्टेज में जाके जो है ना वो ब्लब्स बन जाते हैं, एयर ब्लब्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब ये रप्चर करते हैं तो हमारे पास जो एयर है वो जो है हमारे पास जो ब्लब बना हुआ है वो एयर हमारे पास जो है वो स्पेस में आ गई है। स्पेस के आने की वजह से पेशेंट को जो है वो एयर पे एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेट होने की वजह से पेशेंट को जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एयर जो है वो जो न्यूमोथोरक्स जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा होता है कि एयर उसमें अंदर आ भी रही होती है लंग के अंदर और जहां से बाहर निकल भी रही होती है। लेकिन जब ऐसा सीन हो जाए कि जब एयर तो अंदर आए हमारे पास, जैसे ये एयर हमारे पास जो है वो अंदर आए, ये हमारे पास जो प्लूरा की लेयर्स हैं, ये हमारे पास लंग है, जहां से हमारे पास एयर तो अंदर आ रही है लेकिन ड्यू टू सम मैकेनिज्म हमारे पास एयर बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है, एयर बाहर नहीं जा पा रही, एयर अंदर बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही है।
इसको हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, इसको मैं आगे जाकर डिटेल बताऊंगा अगले एमसीक्यू में जाकर, अब इतना याद रख लें। ठीक है, तो न्यूमोथोरैक्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ एयर विद इन द प्लूरल स्पेस, इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, इस स्पेस को जो कि दो लेयर्स के दरमियान होती है। ठीक है, बिटवीन ब्रेसिलर प्लूरा एंड चेस्ट व पैरेटल प्लूरा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का मतलब यह है खुद ब खुद बगैर किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हमारे पास न्यूमोथोरैक्स हो जाए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। वो हमारे पास विदाउट क्लिनिकल अपेयर अंडरलाइंग डिजीज नहीं है, पेशेंट को किसी भी डिजीज की ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, दूसरा होता है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को हो, मतलब कि हमने किसी पेशेंट को चाकू मार दिया है, कोई बुलेट लग गई है, कोई चाकू मार दिया है, कोई बुलेट लग गई है, तो उसकी वजह से उसको जो है ट्रॉमेटिक हो। टेंशन जो मैं बता दिया आपको, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग प्रेशर विद जस्ट वॉल ड्यू टू जो एयर जो अंदर एयर टैप हो रही है, एयर जो है हमारे पास बाहर निकल नहीं पा रही, एयर इज नॉट एबल टू एग्जिट प्लूरल स्पेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास इमीडिएट हमने जो है ना वो हमने करनी होती है नीडल थेरेपी और चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने ऑलरेडी की पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए, एक 43 ईयर्स का पेशेंट है, नाइट स्वेट्स के साथ आया है, लॉस ऑफ वेट के साथ आया है, क्रॉनिक कफ के साथ आया है। आप जब भी देखें हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आए इस तरह, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट जो है वो आए, ठीक है, आए और उसके बाद उसको जो है क्रॉनिक कफ हो, यूट नहीं, क्रॉनिक कफ। कैसे क्रॉनिक कफ मतलब क्या, देखें इसको जो है पास्ट 6 मंथ से जो है वो हमारे पास जो है ना वो कफ की हिस्ट्री है। ठीक है, क्रॉनिक कफ के साथ है, साथ उसको नाइट स्वेट्स हो, नाइट स्वेट्स का मतलब है कि रात को उसको पसीने आए, उसके बाद जो है ना उसको पास वेट लॉस हो, उसका जो वजन पहले लूज हो गया हो, ठीक है, वजन गिर गया उसका हो, और उसको जो है ना हमारे पास पुरुलेंट जो है ना वो स्पूटम हो। ठीक है, पूर्ण स्पुटनिक की वजह से आप देखें कि इसको जो है ना हमने कहना है कि क्रॉनिक डिजीज, और क्रॉनिक डिजीज में जो है इस वक्त हमारे पास जो बहुत छोटी पर्सन वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो आपने जब भी देखे हैं कि एडवांस नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री हो, क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री हो, पूर्ण स्पुटम की हिस्ट्री हो। ठीक है, और एक और हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है जिसमें नहीं दी, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है, लाइक पाकिस्तान, या कोई हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स वगैरह, नर्सिस, या फिर कोई प्रिजनर्स। ठीक है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके पास डेवलपिंग कंट्री से कोई पेशेंट है, या हेल्थ केयर वर्कर से कोई पेशेंट है, या कोई प्रिजनर है, और उसको ये सिम्टम हो, उसको नाइट स्वेट्स हो, लॉस ऑफ वेट हो, क्रॉनिक कफ हो, पूर्ण स्पुटम हो, और लंबे अरसे की हिस्ट्री है, 6 मंथ की हिस्ट्री दी हुई है, तो आपने जो है डायग्नोसिस जो है वो परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस बनाना है। ठीक है, ये आपको पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है। ठीक है, और इसमें देखें ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं, स्मोकिंग, आईवी ड्रग यूजर, माइल्ड डायबिटीज, इम्यूनोमाइकोसिस, ये आपने याद रखना है कि ये रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी के हैं। ठीक है, ये प्राइमरी इंफेक्शन के नहीं है, ये रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी के रिस्क फैक्टर्स हैं। कोई भी पेशेंट स्मोकर हो, या आईवी ड्रग यूजर हो, या मालन्यूरिश्ड हो, या डायबिटीज हो, या कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या सिलिकोसिस हो, तो उसमें जो टीबी है वो रीएक्टिवेट हो सकता है। एक होता है प्राइमरी टीबी। ठीक है, प्राइमरी टीबी जो है वो क्या होता है कि वो लेटेंट हो जाता है, वो छुप जाता है, उसको जब ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है, तो इसके वजह से वो दोबारा इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसको हम रिस्क फैक्टर रीएक्टिव टीबी रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जो है ना आपको इस क्वेश्चन मूव करने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा, उसको हम कहते हैं विरकोस ट्रायड। ठीक है, विरकोस ट्रायड। ठीक है, विरकोस ट्रायड। ठीक है, विरकोस ट्रायड जो है हमारे पास एक है, ये जितने भी आपके सवाल होंगे ना डीवीटी के और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, ये इसी से हल होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। विरकोस ट्रायड में चीज आती है, एक आती है हमारे पास आती है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। ठीक है, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। दूसरी हमारे पास आती है एंडोथीलियल इंजरी। ठीक है,
और तीसरी हमारे पास आती है, यहाँ पर टॉप पर मैं लिफाफा करके लिख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टेसिस ऑफ ब्लड। ठीक है, हाइपोकोगुलर स्टेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स आ सकती है, मैं लिख देता हूँ। इधर आती है प्रेगनेंसी, कैंसर, हेरिडिटरी, थ्रोम्बोफिलियास, थ्रोम्बोफिलियास। ठीक है, जैसे फैक्टर 5 फ्लाइडेन म्यूटेशन जो कि बहुत मशहूर है, इसको नहीं आपने भूलना। ठीक है, और एंडोथेलियल इंजरी में क्या आती है, सर्जरी, ट्रॉमा वगैरह। ठीक है, और स्टेज ऑफ ब्लड में जो मशहूर एग्जांपल है वो आती है इमोबिलाइजेशन। और इमोबिलाइजेशन में जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं सवालों के अंदर, वो होते हैं एरोप्लेन ट्रैवल और वार्ड हॉस्पिटल एडमिशन। ठीक है, एरोप्लेन ट्रैवल और हॉस्पिटल एडमिशन। अब आप देखें, एंडोविरकोस टायर, विरकोस टायर में तीन चीजें आती हैं, स्टेज ऑफ ब्लड, हाइपोकोगुलर स्टेट, एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी हाइपोकोगुलर स्टेट में क्या आता है, प्रेगनेंसी आती है, कैंसर आता है, एंडोथर्मोफिलीज आते हैं और फैक्टर 5 लाइडेन म्यूटेशन आता है। एंडोथेलियल इंजरी के अंदर सर्जरी आती है, ट्रॉमा ऑपरेशन कोई आता है, और स्टेज ऑफ ब्लड में इमोबिलाइजेशन आती है। मोस्ट कॉमन कौन सी, एरोप्लेन ट्रैवल और हॉस्पिटलाइजेशन। ये चीजें हमें याद रखनी है। मोस्ट कॉमन आप हर चीज भूल सकते हैं, लेकिन आपने एरोप्लेन ट्रैवल नहीं भूलना, आपने सर्जरी नहीं भूलनी, और आपने प्रेगनेंसी नहीं भूलनी, और आपने कैंसर नहीं भूलना। ये 3-4 रिस्क फैक्टर है जो मस्ट सवाल में आएंगे, जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीवीटी होगा। ये रिस्क फैक्टर आएंगे सवाल के, हमें याद रखने हैं। अब देखें अब इस क्वेश्चन में देखें आप, अब इस क्वेश्चन में देखें आप, इस क्वेश्चन में पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी देखे, वो आ गया हाइपोकोगुलर स्टेट आ गई, हाइपोकोगुलर स्टेट आ गई। उसके बाद आप देखें कि डिज्निया के साथ है, हाइपोकोगुलर स्टेट आ गई, डिज्निया के साथ, और पेन लेफ्ट साइड चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस हो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए आपने जो है ना ये करना है कि पेशेंट आपका जो होगा ना वो सडन डिज्निया के साथ आएगा, सडन डिज्निया। ठीक है, सडन बिल्कुल अचानक होगा, क्यों, और उसको लेफ्ट साइड पे चेस्ट पेन हो, और कोई ऑक्सीजन हेमोप्टाइसिस जो है ना नहीं है, सडन डिज्निया हो और चेस्ट राइट साइड पे हो, और कोई फीवर नहीं होना चाहिए पेशेंट को, नो फीवर, नो फीवर, पेशेंट को फीवर कोई नहीं होगा। हाइपोकोगुलर स्टेट के साथ हमारे पास पेशेंट सडन ऑफ डिज्निया और चेस्ट पेन के साथ आए, तो आपने जो है हमारे पास जाना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे, आपने फौरन जाना है कि पेशेंट जो है माइट बी सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, बेसिकली पल्मोनरी में होता कैसे है कि जब हाइपोकोगुलर स्टेट होती है, तो अब ये नीचे देखें कि पेशेंट को जो है, ये मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट को जो है डीवीटी होगा, डीवीटी मींस डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से ऐसा होगा कि पेशेंट के जो एम्बुलाई हैं वो ऊपर को ट्रैवल करेंगे, ऊपर को ट्रैवल करने के बाद देखें ये एम्बुलाई है, ये पहले टांग में था, टांग में जाके यहाँ पड़ गए, यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पर ऐसे आ गई है, इमेज ऐसे आ गई है, एम्बोलिज्म गया इंफीरियर वेना कैवा के अंदर गया, ये फिर हार्ट में गया, हार्ट से डायरेक्ट लंग पे गया, लंग पे जाकर देखिए इसने पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी जाके इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद इसने किया एस्कीमिया। एस्कीमिया होगा तो क्या क्या, एस्कीमो कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड फ्लो। जब लॉस ऑफ ब्लड फ्लो होगी तो क्या होगी, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस से आपको क्या होगी, डिज्निया और चेस्ट पेन। ठीक है, ये आपके जो है बाजू का इसमें वजह से हमें हेमोप्टाइसिस भी हो सकती है, लेकिन हेमोप्टाइसिस जो है वो हर वक्त नहीं होती, लेकिन ये दो फीचर जो है ना ये नहीं आपने भूलने हैं। हाइपोकोगुलर स्टेट के साथ या किसी भी वेस्कुलर इंजरी के साथ या फिर कभी भी स्टेसिस ऑफ ब्लड के साथ अगर आपको डिज्निया और चेस्ट पेन की सडन ऑनसेट है, तो फौरन आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे जाना है। ये है इसका क्रक्स, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, और इसका डायग्नोसिस के लिए जो आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, आपने जो है ना हमेशा याद रखना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए डायग्नोसिस हमारे पास सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम है, आंख बंद करके इसको टिक लगाना है। वो पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आपने कहना है कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो हमारे पास है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम हो, इसकी जो है वहां पर जो है वो चॉइस। ट्रीटमेंट में हमारे पास
हेपरिन आता है, पहले हेपरिन देते हैं, हेपरिन के बाद जो है हमारे पास बाद में हम इसको वारफरिन पे शिफ्ट कर देते हैं, वारफरिन पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले हेपरिन देंगे, हेपरिन के बाद वारफरिन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में अब ये देखें कि पेशेंट को जब भी आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट को आया है, ठीक है, मैं आपको सारे रिस्पेक्ट बताऊंगा। उसको पहली बात है यूवियाइटिस, वो यूवियाइटिस मींस इंफ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स, ठीक है, इंफ्लेमेशन ऑफ सॉरी आई बॉल, ठीक है। इंफ्लेमेशन यूवियाइटिस हो, उस पेशेंट को जो है हमारे पास कह दो कि आर्थराइटिस हो, आर्थराइटिस के बाद हो उस पेशेंट को जो है वो कफ हो, ओकेजनल कफ के सिम्टम्स हो, ठीक है, ओकेजनल कफ के सिम्टम्स हो। कफ सिम्टम्स होने के बाद पेशेंट को वेट लॉस हो, उसका वजन जो है वो लूज हो रहा हो, ठीक है, और उसके जो है हमारे पास टांग पर जो है वो पेनफुल नोड्स बने, ठीक है, जिसे हम एरिथीमा नोडोसम कहते हैं, एरिथीमा नोडोसम, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, पेशेंट हमारे पास आए यूवियाइटिस के साथ, आर्थराइटिस के साथ, ओकेजनल कफ के साथ, ओकेजनल कफ के साथ, और हमारे पास कह दें कि वेट लॉस, ओकेजनल कफ, आर्थराइटिस के साथ आए, और एरिथीमा नोडोसम के साथ आए, और एक और आपको पेशेंट कंप्लीट है उसकी जो है हमारे पास जो है मेडियास्टिनल फुलनेस है, तो मेडियास्टिनल फुलनेस है, तो इसमें हमारे पास जो है हमारे पास हमने कहना है कि पेशेंट को जो है वो सार्कोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस, ठीक है। हमने पेशेंट को सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सार्कोइडोसिस, ठीक है। सो ये हमारे पास सार्कोइडोसिस रिस्पेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब सार्कोइडोसिस की वजह से देखें हमारे पास जो है वो सार्कोइडोसिस बेसिकली क्या है, ये देखें पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री है, कफ की हिस्ट्री है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी का मतलब ये है कि ये लंग्स हैं, लंग्स के इर्द गिर्द के जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं, इसको बायलैटरल लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। ये मैं पहले बताना भूल गया था, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, इसको भी याद रखना है, हर सवाल में दिया होता है बायलैटरल जो है हमारे पास लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। अब होता यह है कि जो हमारे पास जो है ये सार्कोइडोसिस है वो ग्रैनुलोमास बनते हैं, ठीक है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास ग्रैनुलोमास बनते हैं, नॉन ग्रेजुएटिंग टाइप, नॉन ग्रेजुएटिंग टाइप ग्रैनुलोमास बनते हैं, ठीक है, नॉन ग्रेजुएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं जिसकी वजह से ग्रैनुलोमास जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रो जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म है, ये उसको कन्वर्ट करता है 125 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रो जो कि एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन डी की, ठीक है। इनएक्टिव विटामिन डी को जो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, वो ग्रैनुलोमास में होता है। ग्रैनुलोमास बेसिकली कैसे होता है कि इसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर ये जो एंजाइम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से विटामिन ये बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने की वजह से आपको पता है कि जब विटामिन डी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैल्शियम जो है हमारे पास वो बॉडी में बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल। आपने इतना याद रखना है कि सार्कोइडोसिस में हमेशा जो है वो एस लेवल्स बढ़ते हैं, आपने जो है ना सार्कोइडोसिस के हवाले से ये नहीं बोलना कि इसमें एस लेवल्स बढ़ते हैं, इसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी होती है, इसमें आर्थराइटिस होता है, इसमें यूवियाइटिस होता है, इसमें ऑन कफ होती है, इसमें एरिथमा नोडोसम होता है, इसमें और इसमें जो है कैल्शियम और एस लेवल्स बढ़ते हैं। ये आपका क्रक्स है, ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, सार्कोइडोसिस को सिनेरियो का मिस नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 को निमोनिया का है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, क्वेश्चन नंबर 37 में हमें ये देखना है कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, आपको मैं इसमें चीज बतानी है। ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर एक 5 महीने का बच्चा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, ठीक है, फीवर होगा पेशेंट में, ये सवाल में चीजें मिस आए या आपने किताब पर लिखे हैं, ये लाजमी होंगे, फीवर होगा पेशेंट को, नेजल फ्लेयरिंग होगी, ग्रंटिंग हो गया, केलर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हम ऐसे डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आप किताब पर लिख लें पेशेंट को मैं प्रेजेंट फीवर, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग,
ये पेशेंट को लाजमी होगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को बायलैटरल ब्रोंकाई और स्ट्रेप्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस। अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट ये है कि हमारे पास पेशेंट आएगा अगर, ठीक है, ये पेशेंट के पास पहले उसको होंगे कोल्ड लाइक सिम्टम्स, जैसे पेशेंट को नज़ला बुखार नहीं हो जाए पहले होता, वो सिम्टम्स होंगे। उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा उसको, उसके फेफड़े काम नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा उसको। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बाद उसकी जो नेजल फ्लेयरिंग, बेसिकली व्हाट मीन यू मीन बाय नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग ये है कि नॉर्मली जो नोज है वो इसके इन दो नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। जो बेबी के अगर नॉस्ट्रिल्स पहले एक्सपेंड करें बाहर को, जैसे ये नॉस्ट्रिल पहले ऐसे था, बाहर में ये इंक्रीज हो जाए, एक्सपेंड करें, उसको हम कहते हैं नेजल फ्लेयरिंग। बेसिकली इट मींस टू इंक्रीज द एयरवे, ठीक है। और उसके अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट हो तो आपका डायग्नोसिस जो है 2 साल से कम बच्चे के अंदर, 2 साल से कम बच्चे के अंदर चीजें होनी चाहिए। 2 साल से कम बच्चा हो, कोल्ड सिम्टम्स हो, कोल्ड सिम्टम्स के बाद उसको कोल्ड सिम्टम्स हो, कोल्ड सिम्टम्स के 2 साल का बच्चा कोल्ड सिम्टम, उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बाद उसको नेजल फ्लेयरिंग हो, नेजल फ्लेयरिंग हो, ग्रंटिंग होती है जब बच्चे सांस लेते हुए आवाज आती है, ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस बनना चाहिए अक्यूट ब्रोंकोलाइटिस। अक्यूट ब्रोंकोलाइटिस जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो करता है आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस करता है, इसको अब याद रख लें, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस जो है इसका कॉज है रेस्पिरेटरी, लिख ले अपनी किताबों पर, सिंक्टियल वायरस, ठीक है, ये करता है। 2 साल से कम बच्चों में होगा हमेशा, इसको आप याद रख लें। और अगर यही चीजें जो हैं वो 2 साल से ज्यादा बच्चों में आएंगी तो आपने अस्थमा को भी देखना है। 2 साल से कम बच्चों में अस्थमा नहीं होता। आपने कभी भी 2 साल से कम बच्चा हो और उसमें ब्रोंकाई आ जाए तो आपने अस्थमा में नहीं जाना है, अस्थमा एक डिस्ट्रक्टर है। 2 साल से कम बच्चे में अस्थमा नहीं होता, इसको भी याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ये है कि पेशेंट जो है वो टीबी का मरीज है, ठीक है। टीबी के मरीज में वो 3 महीनों से जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ले रहा है। अब उसको जो है ना सीवियर पेन इन हर बिग टो एंड नी जॉइंट। देखें, पेशेंट जो है हमारे पास बिग टो के पेन के साथ है, बिग टो है, इसमें क्रिस्टल्स है। बेसिकली सडन ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन स्वेलिंग इन द लेफ्ट बिग टो। पेन हो पेशेंट को यहाँ पर और पेशेंट को यहाँ पर स्वेलिंग हो, तो आपने क्या एक्सपेक्ट करना है कि पेशेंट को क्या हो गया है जी, गाउट। क्या हो गया, गाउट। याद रख लें, यहाँ पर कोई पेन हो, यहाँ पर कोई रेडनेस आए, इन्फ्लेमेशन आए, दर्द हो, तो अचानक, वो भी कौन सा, सडन ऑनसेट, ठीक है। तो आपने करना है इन्फ्लेमेशन ड्यू टू गाउट। गाउट कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कैसे होंगी, क्रिस्टल्स की वजह से, इसमें क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। क्रिस्टल्स कौन सी ऐसी ड्रग है जो गाउट के क्रिस्टल्स को इंक्रीज करती है, वो है पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड की वजह से क्रिस्टल्स जो हैं, पायराजिनामाइड जाके क्रिस्टल्स को इंक्रीज करती है, क्रिस्टल्स जाके इसमें जो है वो डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट की वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से हमारे पास पेशेंट को पेन होगी, ठीक है, पेन हो गया, पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास पायराजिनामाइड करती है, ठीक है। बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम बताते हैं कि आपको जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं बाकी हमारे पास, वो हमें याद रखने हैं कि जो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन है वो करती है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, हमें याद रखनी है, रिफेम्पिन करती है। रिफेम्पिन ने रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करनी है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करनी है हमारे पास आइसोनियाजिड ने करनी है। आइसोनियाजिड ने हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटोटॉक्सिसिटी करनी है, बस ये 2 याद रख लें। और इथेम्पियोटोल ने जो हमारे पास है वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी करनी है। बस 4 चीजें हमें याद रखनी है टीबी के साइड इफेक्ट्स में। नंबर 1, रिफेम्पिन ने करनी है रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन। का मतलब ये है कि पेशाब हो, सलाइवा हो, ये जो भी ऐसे बॉडी की सिक्रीशंस हो वो रेड ऑरेंज कलर की हो जाएंगे। जैसे ऑरेंज कलर सिक्रीशंस हो, पेशेंट को टीबी हो, तो आपने रिफेम्पिन पे जाना है, रिफेम्पिन का साइड इफेक्ट है। दूसरी हमारे पास है, कह देंगे आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड ने पेरिफेरल न्यूरोपैथी करनी है, इथेम्पियोटोल ने ऑप्टिक न्यूरोपैथी करनी है, पायराजिनामाइड ने गाउट करना है। ये 4 साइड इफेक्ट्स हैं आरएमजी में जो हमें को याद रखने हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखें आप कि 55 ईयर ओल्ड का पेशेंट है जो कि हाई ग्रेड फीवर के साथ आए। पेशेंट जब भी आए हाई ग्रेड फीवर के साथ, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, ड्राई कफ,
ठीक है, ड्राई कप के साथ आए और उसके बाद उसकी सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हुई है हो, सैचुरेशन जो है आप यहाँ पर उसकी जो है पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं और उसकी जो सैचुरेशन है वो 95% से कम हो, पल्स ऑक्सीमीटर पर उसकी सैचुरेशन 95% से कम हो रूम एयर के ऊपर, ठीक है। और आप उसका चेस्ट एक्सरे कराएं, चेस्ट एक्सरे पे आपको कि पेशेंट को है बायलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेशन, तो आपने फौरन पहुंचना है वायरल निमोनिया पर, वायरल निमोनिया। इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो वायरल निमोनिया है हमारे पास है कोविड निमोनिया, ठीक है, कोविड निमोनिया, ठीक है। कोविड निमोनिया में दो चीजें और एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप याद रख लेंगे। पेशेंट अगर कभी हाई ग्रेड फीवर के साथ आए, ड्राई कफ के साथ आए, रूम में पे उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हुई हो, ठीक है, और उसकी जो है कफ ड्राई हो और एक्यूट ऑनसेट हो, और अगर चेस्ट एक्सरे करें, चेस्ट एक्सरे पर आपको नजर आए बायलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेट, तो आपने जाना है वायरल निमोनिया पर, वायरल निमोनिया, और इसमें हमारे पास है कोविड निमोनिया, ठीक है। एक ही चीज है जो कोविड में दो चीज एक्स्ट्रा होती है, वो सबको पता होगा, एक होता है एनोस्मिया, कोई होती है लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। एनोस्मिया का मतलब पता है क्या है, पेशेंट को कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है, ना पेशेंट को कोई स्मेल आती है, ना पेशेंट को पेस्ट फील होता है, ये सबने कोविड के दिनों में जिसको एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो डायग्नोसिस बनेगा वो हमारे पास बनेगा वायरल निमोनिया, ठीक है, कोविड निमोनिया। आपका जो कोविड निमोनिया का सबको पहले पता है, इसका सबको रटा होगा कि जो हमारे पास कोविड निमोनिया का डायग्नोसिस और हमारे पास जो टेस्ट ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास पीसीआर है। आपने जो है ना अपना हमेशा नेजोफ्रेंजियल स्वैब देना है पीसीआर के लिए, अक्सर लोगों ने ये करवाया भी होगा कोविड वाले दिनों में, नेजोफ्रेंजियल स्वैब पीसीआर के लिए ये हम करवाते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबको पता है, कि पता ही होगा कि स्पोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अभी रिसेंटली पैंडेमिक गुजरी है तो काफी लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा कोविड के ट्रीटमेंट के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में आप ये देखें कि पेशेंट जो है हमारे पास आया है फायर इंजरी के साथ, ठीक है, पेशेंट कम्स विद हिस्ट्री ऑफ फायर इंजरी इन अ क्लोज रूम। फायर इंजरी मतलब क्या है कि जब भी पेशेंट के पास क्लोज रूम की इंजरी आए, क्लोज रूम में फायर की इंजरी, आपका दिमाग हमेशा सस्पेक्ट करे पेशेंट को है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। इस पेज में से दो ही चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या मतलब, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास आए बर्न इंजरीज के साथ, पेशेंट को मैंने साथ थोड़ी कहते हैं कि थोड़ी फायर दिखा दी है कुछ याद रखने के लिए, और पेशेंट को मैं दिखा रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास जो है वो सलाखों में बंद है, मतलब कि रूम में बंद है, रूम में हमारे पास जो है वो बंद है। पेशेंट आए फायर के साथ, फायर इंजरी के साथ और क्लोज रूम में आए, तो आपने जब भी जाना है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपने हमेशा सस्पेक्ट करनी है। रिपीट, फायर इंजरी इन अ क्लोज रूम, ऑलवेज गो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। फायर इंजरी क्लोज रूम में, ठीक है। अब मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में आपको प्रेजेंट करता है, हमारे पास पेशेंट जो प्रेजेंट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, वो उसका मैकेनिज्म है ब्रीदिंग के साथ। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, वो आती है हमारे पास, जब भी आएगा वो कहेगा जी चेरी रेड कलर ऑफ स्किन, चेरी रेड कलर ऑफ स्किन, पेशेंट की जो स्किन का कलर है वो चेरी रेड हो गया है। पेशेंट प्रेजेंट विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड प्रेजेंट विद चेरी रेड कलर ऑफ स्किन, ठीक है। दिस आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की मैनिफेस्टेशंस हैं। और क्या क्या हो सकती है, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन, ठीक है, पेशेंट अल्टर मेंटल स्टेटस में हो सकता है, अल्टर स्टेटस में हो, कंफ्यूजन में हो, डिफिकल्टी, और हमारे पास चेरी रेड कलर और स्किन हो, तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पे जाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारे पास जो है वो 100% ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन है। इसको हमें याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग केस में आप हमेशा 100% ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब, इसमें हमारे पास देखें जो हमारे पास रिपोर्ट हैं, वो हमारे पास देखें डीवीटी पेशेंट को है, डीवीटी, सो पेशेंट को उसने की है, दी है वारफरिन। इधर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि वार बेसिकली हमारे पास जो है वो एंटीकोगुलेंट्स जो है पहले भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के हमारे पास जो है वो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एक होती है हेपरिन, एक होती है वारफरिन।
रट्टा लगाने का तरीका ये है कि आपने पहले हैप हैप याद रख लें, हैप 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 होगा तो आपने एपीटीटी कराना है, और वार्फरिन में हमें डब्ल्यूए, वार्फरिन में पीटी कराना है आपने। रिपीटिंग, एंटीकोगुलेंट्स दो तरह के, एक होता है हैप, एक होता है डब्ल्यूए वार्फरिन। जब भी हैप आएगा तो उसमें एपीटीटी कराना है, याद रखें एपीटीटी है ना पीटीटी, तीन हैप, हैप में तीन लफ्ज, पीटीटी में तीन लफ्ज, वार्फरिन में दो लफ्ज, पीटी में दो लफ्ज। रिपीटिंग है एचईपी हैप, हैप में तीन लफ्ज तो पीटीटी में भी तीन लफ्ज, वार्फरिन में डब्ल्यूए दो लफ्ज तो उसमें भी दो लफ्ज पीटी। तो आपने हमेशा पेशेंट का वार्फरिन में प्रोथ्रम्बिन टाइम कराना है। प्रोथ्रम्बिन टाइम आप नहीं करा सकते, नहीं दिया ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ठीक हो, वो होता है आईएनआर। क्या होता है आईएनआर? ये दो चीजें हमें याद रख लेनी है। आईएनआर बेसिकली कुछ नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो है, ठीक है, वे ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। एक पीटी पेशेंट का और पीटी नॉर्मल को डिवाइड करते हैं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पता याद रखने हैं कि वार्फरिन के जब वार्फरिन जब पेशेंट को देते हैं तो आने प्रोथ्रम्बिन टाइम कराना है, आईएनआर कराना है। एक्टिविटी पार्शियल प्लस हमने हेपेरिन के केस में कराना है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में जो है हमारे पास देखें, वही आया है हमारे पास। देखें मैंने क्या कहा था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट ऑफ पॉजिटिव, मैंने क्या कहा था, ये हो गई इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन का ये स्टेसिस ऑफ ब्लड में, ठीक हो गया है। अब देखें सडन ऑनसेट डिज्निया एंड टैकिपनी कफ ऑन एग्जामिनेशन देयर इज जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। एक स्मॉल साइन मैं आपको समझाता हूं, वैसे कुछ स्मॉल साइन जो है वो होता क्या है। देखें उस स्मॉल साइन ये होता है कि नॉर्मली जो है हमारे पास जो है ना, हमारे पास कहते हैं कि पेशेंट है, हमारे पास पेशेंट में ये होता है कि जब पेशेंट जो है इंस्पायर करता है मतलब कि सांस बाहर निकालता है, तो उसके जो है वो जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ये एक लंग्स है, लंग्स का प्रेशर होता है, एक होता है लंग्स के इर्द गिर्द प्रेशर होता है, उसको हम कहते हैं इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ठीक है। आप बेसिक एक एग्जांपल लें, ये एक ड्रम है, ठीक है, इसमें आपका लंग पड़ा हुआ है। जब ये लंग बाहर को एक्सपैंड करेगा तो जो प्रेशर, जो ये वाला प्रेशर है वो फॉल करेगा, ठीक है, इसको आप कहते हैं इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम करेगा तो जो हार्ट है ना, हार्ट हार्ट ठीक है, उसमें जो हमारे पास जो ब्लड फ्लो है इंफीरियर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा ब्लड फ्लो होगा ना तो होगा, ठीक है। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको जैसे मैंने बताया कि जब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब होता है मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहते हो कि ये मैं हार्ट बना रहा हूँ एक, ठीक है, ये हमारे पास कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा है, ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में देखें कि ये जहां से हमारे पास आउटर निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। जब आपका एम्बोलाई डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रंक में आके फंस जाए, पल्मोनरी ट्रंक में आकर फंस जाए तो ब्लड जो है वहां पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? अक्यूमुलेट, बिकॉज ब्लड फ्लो आगे जा ही नहीं रहा, ये यहाँ से खत्म हो गया है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। इससे हम कहते हैं मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब होता ये है कि जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जब पेशेंट की कहते हैं कि ये इसका हार्ट था, मैंने बनाया था, यहाँ से पल्मोनरी टंग जा रही थी, वो जब यहाँ से हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जाके बनाती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। हम एक पैरामीटर मेजर करते हैं जिससे हम कहते हैं जेवीपी, ठीक है। वो जेवीपी बेसिकली ब्लड कॉलम होता है जो कि इसमें सुपीरियर वेना केवा और इंटरनल जुगुलर वेन में होता है, ठीक है। जब पैराडॉक्सिकल इंक्रीज हो, वैसे जेवीपी जो है वो इंस्पिरेशन में नेगेटिव प्रेशर की वजह से जेवीपी जो है वो फॉल करती है। देखा है नॉर्मल इंस्पिरेशन पे नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से, इंटर नेगेटिव का मतलब है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर गया है, उसको इतना याद रख लें, वो ड्रॉप कर गया है, जेवीपी है वो गिर जाती है। लेकिन आउटफ्लो ना होने की वजह से
जब जेवीपी पीछे ना ब्लड एक्यूमुलेट की वजह से इंस्पिरेशन में ऑलरेडी ब्लड ज्यादा आता है, इंस्पिरेशन पर ब्लड ज्यादा आता है और ब्लड आगे नहीं जा पाता और पीछे को बैक होता है, बैक होने की वजह से जेवीपी वो इंक्रीज हो जाती है। Impaired right ventricular filling, right ventricular cannot accommodate increased venous filling during inspiration, blood backs up in vena cava, इसको कहते हैं हम स्मॉल साइन। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो राइट वेंट्रिकल फीलिंग जो है वो सही नहीं होती, क्योंकि राइट वेंट्रिकल नया अकोमोडेट नहीं कर पाता इंस्पिरेशन के वक्त जिसमें ब्लड फ्लो ज्यादा आता है। इसके वजह से जो ब्लड है वो बिना के वहाँ बैकअप करता है, बैकअप होने की वजह से हमारे पास जो जेवीपी है वो जेवीपी वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उससे हम कहते हैं स्मॉल साइन। बाकी नजर आता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, राइट हार्ट फेलियर में, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में और राइट एट्रियल वेंट्रिकल ट्यूमर्स में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास याद रखना है कि मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में स्मॉल साइन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं स्मॉल साइन। ठीक है, इसमें इतना ही था, बाकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अब आगे आ जाओ जी ऑन क्वेश्चन 43। इन क्वेश्चन 43 यू नीड टू नो दैट देखें, आप 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है, स्मोकर है, सीओपीडी का केस डायग्नोसिस है और डिस्निया के साथ आया है। ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो सीओपीडी रेस्पिरेटरी मोस्ट कॉमन किस वजह से होगा? एक्सर्सिलेशन ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी में क्या होता है कि आपकी जो सीओपीडी में आपके जो लंग्स हैं वो इतने एक्सपेंड कर जाते हैं, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, लंग्स में एयर, ये हमारे पास दो लंग्स हैं आपके, इनमें जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से जो CO2 है वो अंदर ही रह जाती है। क्या रह जाती है? CO2। CO2 अंडर रहने की वजह से जो CO2 है वो ब्लड में, यहाँ हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो अब्सॉर्ब हो जाती है और CO2 का जो ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है। CO2 लेवल इंक्रीज होने की वजह से हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब हमारा बेसिकली जो ट्रीटमेंट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का वो हमने करना है, इसको सीओपीडी को ठीक करना है। सीओपीडी को ठीक करने मतलब ये क्या, प्राइमरी कॉज ऑफ सीओपीडी है उसको ठीक करें। और आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप सबसे पहले उसको लामास देने हैं, लामा मतलब के लॉन्ग एक्टिव मस्कुलर एंटागोनिस्ट। ठीक है, जैसे इप्राट्रोपियम। ठीक है, इप्राट्रोपियम दें उसको, लाबास दें, लाबास जैसे साल्ब्यूटामोल देते हैं जैसे अस्थमा में जो देते हैं, स्टेरॉइड्स दें, एंटीबायोटिक्स दें और कपैप। कपैप का मतलब है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। ठीक है, और बाद में आखिर में जाके नहीं सब किसी से कुछ नहीं हो रहा तो अब एंटीकॉन्टिन्यूअस इंट्यूबेशन कर दें। ठीक है, पेशेंट का एक लाइन वाइज ट्रीटमेंट है, सबसे पहले लामास देंगे, फिर लाबास देंगे, फिर स्टेरॉइड्स देंगे, फिर कपैप देंगे, फिर एंटीकॉन्टिन्यूअस इंट्यूबेशन करेंगे। ये हम सीओपीडी को ऐसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले मैं आपके बाप का पता चलो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी किसी सवाल में स्टोनी डल आ जाए इसका मतलब है कि उस पेशेंट को क्या है? प्लूरल एफ्यूजन। जब याद रख लें किसी पेशेंट में अगर स्टोनी डल आए किस पर? परकशन के ऊपर, तो आपने कहना है कि पेशेंट को जो है वो प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखें कि शॉर्टनर और क्या हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन इसके अंदर प्लूरल एफ्यूजन के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब ये है कि पेशेंट को सांस नहीं आएगा। सांस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स के इर्द गिर्द जो है हमारे पास वो प्लाइटल वो विजुलर प्लूरा है, विजुलर प्लूरा के पेशेंट को है प्लाइटल प्लूरा। इसमें जो हमारे पास है वो फ्लूइड भर जाने की वजह से इसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन पेशेंट को होती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है हमारे पास जो है एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स आएंगी। आप स्टेप रख के देखेंगे आपको कोई ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देंगी पेशेंट को। और प्लूरल फ्यूजन की वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेकियल डेविएशन क्या होती है। हमारे पास जो है ये पेशेंट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका ट्रेकिया आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो लंग्स हैं। ठीक है, जब लंग्स में प्लूरल फ्यूजन होगी, यहाँ पे पेशेंट का प्लूरल फ्यूजन है, तो ये लंग जो है इसको एक्सपैंड करेगा और ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड पे डेविएट कर देगा। ऑपोजिट साइड पे ट्रेकिया क्या हो जाएगा?
डेविएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लंग्स के अंदर आने की वजह से एक्सपेंड करेगा लंग, और ये एक्सपेंडिंग लंग जो है वो ट्रैकिया को अपोजिट साइड पे डेविएट कर देगा, तो इससे हमारे पास पेशेंट को होगी ट्रैकियल डेविएशन, ठीक है। स्टोनी, डल परकशन, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स एंड ट्रैकियल डेविएशन ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि पेशेंट को चेस्ट पेन थी वो राइट साइड पे थी, ठीक है। तो हमारे पास जो केस होगा हमारे पास जो है वो प्लूरल फ्यूजन का ये डायग्नोसिस बनेगा, ठीक है। प्लूरल फ्यूजन मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्लूरल कैविटी के अंदर होती है, ठीक है। इसमें एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट होती है। एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स का मतलब ये है कि पेशेंट की जो है जो लंग जिसके जिसके इर्द गिर्द प्लूरल फ्यूजन हुई है वो सही तरह से चेस्ट वहां पे मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट की कहते हैं कि एक चेस्ट है, चेस्ट के मतलब ये हमारे पास जो है एक लंग पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके दूसरा लंग पड़ा हुआ है, इस लंग में हमारे पास प्लूरल फ्यूजन है। इस लंग में प्लूरल फ्यूजन होने की वजह से द लंग इज नॉट एबल टू एक्सपैंड, जिसकी वजह से चेस्ट की ये साइड एक्सपैंड करेगी इंस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है, ये एक्सपैंड करेगी, ये साइड पेशेंट की एक्सपैंड नहीं करेगी, ओके। यहाँ पर प्लूरल फ्यूजन है, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम ठीक करने के लिए इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास थेराप्यूटिक थ्रेकोसेंटेसिस है, दैट्स ऑल। और यहाँ पर और अगर ये नहीं ठीक और इसका मसले का नमूनिया है तो नमूनिया को हम ट्रीट करेंगे, इस पेशेंट के अंदर अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अ यंग गर्ल। यहाँ पे देखें कि इस पेशेंट को अस्थमा की एक्सरसेबेशन है। अस्थमा की एक्सरसेबेशन में बेसिकली क्या होता है कि अस्थमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का मतलब ये है कि जैसे पेशेंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास पेशेंट्स हैं, ये लंग्स हैं, ये सांस ले, पेशेंट जो है वो हवा ले तो सकता है, इंस्पायर तो कर सकता है सही तरीके से, इंस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल है, इंस्पिरेशन इज ऑलवेज नॉर्मल, बट जैसे ही पेशेंट जो है वो एक्सपायर करने की कोशिश करता है, पेशेंट व्हेन ट्राई टू एक्सपायर, एक्सपायरेशन इज इम्पेयर्ड, मींस एक्सपायरेशन इज प्रोलॉन्ग, एक्सपायरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सपायरेशन जो इंक्रीज हो जाता है, क्यों? जो ट्यूब्स जो हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। तो एक्सपायरेशन जो है हमारे पास कहते हैं कि प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन फेज, ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन फेज, ठीक है। तो एस्थमा में हमारे पास एक्सपायरेशन फेज प्रोलॉन्ग होगा, जिस पर से एन एक्सपायरेटरी वीज आएगी, और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज जैसे मैंने आपको बता दिया कि एस्थमा प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन फेज आता है। तो आपको जब पीएफटी इस पर क्या मिलेगा, आप याद रख लें, जो नॉर्मल वैल्यूज में साथ लिखी हुई हैं कि FP1 80% ज्यादा होता है, FPC 80% से ज्यादा होता है, FPV की जो रेशियो है जो बहुत कॉमन है वो 70% ज्यादा होती है। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में ये होता है कि FPV1 जो है वो हमारे पास कम होता है ज्यादा, और FPC कम होता है कम। तो FEV1 और FVC रेशियो जो है वो कम होनी है, हमें याद रखनी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में COPD हो या एस्थमा हो, इसमें FEV1 और FVC जो है वो डिक्रीज होनी है, या हमें याद रखना है। इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं उसमें जो है हमारे पास FEV1 FVC जो है वो कम होगी, ठीक है, और उसमें हमारे पास पीक एक्सपिरेटरी फ्लो कम होगा। इसका मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के अंदर जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, सपोज दिस इज ट्रैकिया, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, दिस इज टर्शियरी ब्रोंकाई, जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जो एयर फ्लो है वो एयर फ्लो ब्रोंक्यूल्स में वो कम हो जाता है इस एक्सपायरेशन पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिक्रीज पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। आई एम रिपीटिंग कि एस्थमा के पेशेंट में जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं, कोई भी हो, COPD हो, एस्थमा हो, उसमें हमारे पास पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से कम हो जाता है, एयर फ्लो एक्सपेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से
एक्सपायरेटरी पीक डिक्रीज पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट आएगा। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। अ पेशेंट और फिफ्थ, मैंने वही क्वेश्चन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, मैंने पहले बताया। देखें कि इमोबिलाइजेशन, सर्जरी, सडन ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, जैसे मैंने पहले बताया तो क्या करेंगे आप, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, पूरी इंस्पेक्टर क्या है जी, पेशेंट बेड रिटन पेशेंट है, तो क्या होगी, इमोबिलाइजेशन। क्या है, इमोबिलाइजेशन। ठीक हो गया। मैं आपको एक चीज आप बताता चलूं कि आपका जो सपोज है कि ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में पेशेंट को बार बार जो है हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी ये डिवाइड होगी बाद में आगे जाकर मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर। ये हमारे पास जो है वो लंग पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, लंग। लंग पड़ने की वजह से सपोज बार बार जो है पेशेंट को एम्बोलाई होंगे तो ये यहाँ पे जाके फंसते जाएंगे, यहाँ पे जाके ये फंसते जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे ब्लड फ्लो है वो कम होता जाएगा। ब्लड फ्लो कम होता जाएगा तो हमारे पास कहते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। क्यों होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्यों होगी, जब भी हाइपरटेंशन होती है इसका मतलब है कि आपके जो ये हमारे पास जो है ना वास्कुलेचर, सपोज ये आर्टरी है, आर्टरी के पास जो हमारे पास आर्टेरियोल्स हैं, इसके बाद कैपिलरीज हैं, ये आर्टेरियोल्स और ये कैपिलरीज, जब आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पर जो है वो एम्बोलाई बने यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन। ओके, इस केस में बेड रिडन पेशेंट है, इमोबिलाइजेशन, इसका मतलब है कि उसको बार बार जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्लॉट्स आए हैं, क्लॉट्स आके जो है वो आर्टरीज में फंस गए हैं, फंसने की वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है। तो इसके जो कॉज है हमारे पास जो है वो पल्मोनरी रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई है। आई एम रिपीटिंग मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब पेशेंट बेड रिटन हो, उसके अंदर इमोबिलाइजेशन है, इमोबिलाइजेशन की वजह से इसको बार बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बार बार होने की वजह से उसकी आर्टरियोल्स में जाकर वो क्लॉट फंस गए हैं, क्लॉट फंसने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया है और हाइपरटेंशन हो गई है। क्योंकि ये लंग्स हैं, लंग्स की वजह से इसको हम कहते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। सो रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो ऑप्शन है, जैसे multiple emboli occurring throughout the time can cause pulmonary hypertension। ठीक है, now move to question number 48। question number 48, you see that there is a bedridden person क्या है जी, immobilization। ठीक है, वो डीवीटी डेवलप हुआ जैसे वर्कोस्टार मैंने पढ़ाया है आपको, और बाद इसको जो है डीवीटी किस पैसे में पहले जाएगा। हमें याद रखना है सबसे पहले जो है हमारे पास डीवीटी की वजह से ये कॉमन है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो डीवीटी पल्मोनरी होगा तो सबसे पहले वहां पे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। अगेन द पेशेंट, देखें कि आपके पास 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, लिख लें फीमेल पेशेंट, नर्स बाय प्रोफेशन, या आप लिख लें, ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मिसिंग है, या आप लिख लें नर्स बाय प्रोफेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव कफ, वेट लॉस एंड नाइट स्वेट्स। ठीक है, स्पूटम कंसिस्ट ऑफ ओकेजनल ब्लड, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, a 30-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद नर्स बाय प्रोफेशन, नर्स बाय प्रोफेशन की वजह से आप प्रोडक्टिव कफ पेशेंट को, प्रोडक्टिव वेट लॉस है, वेट लॉस की वजह से नाइट स्वेट्स है। जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट था हमारे पास, अगर वो नर्स हो या डेवलपिंग कंट्री से आए या प्रिजन से आए, ठीक है, और उसको नाइट स्वेट्स हो, वेट लॉस पेशेंट को हो, तो आपने बोला जो है वो किस पे जाना है, ट्यूबरक्लोसिस पर, ट्यूबरक्लोसिस पर। तो ट्यूबरक्लोसिस में आपको चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगी कैविटेशन, मल्टीपल कैविटीज। ठीक है, आपने जो है चेस्ट एक्सरे
पेशेंट का वो जैसा होगा कि वो मैंने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया है तो आपको पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में मल्टीपल कैविटीज मिलेंगी ऐसे करके ना। पेशेंट के टीबी वाले पेशेंट में आपको पेशेंट के अंदर कैविटीज, लंग्स के एक्सरे में कैविटीज मिलेंगी, ठीक है। रिपीटिंग अगेन, जब भी आप टीबी का एक्सरे कराएंगे, एक्सरे करा के लंग्स में आपको कैविटीज मिलेंगी, तो दे विल बी स्मॉल मल्टीपल कैविटीज इन द लंग्स। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में देखें कि एक पेशेंट को है वो एस्थमा का, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एस्थमा। सो अब उसको ट्रेमर हो गए हैं, ठीक है। ट्रेमर बेसिकली क्या है कि जब भी आप देखें कि नॉर्मल कंडीशन में भी जब भी आप अपने हैंड को स्ट्रेच करेंगे तो आपको थोड़े बहुत आपको अपने हैंड वाइब्रेट करते नजर आएंगे, थोड़े बहुत नॉर्मल कंडीशन में आपको थोड़े बहुत हैंड वाइब्रेट करते नजर आएंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स। इनको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो मसल्स हैं वो ऊपर होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। आपको पता है कि एस्थमा के अंदर हम जो डिजीज वाला चॉइस है वो होती है बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से जो हमारे पास मोस्ट कॉमन बीटा 2 एगोनिस्ट है वो होता है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल जाके इफेक्ट करेगा, बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिवेट होंगे तो इनकी जो वाइब्रेशन है हमारे पास ट्रेमर्स की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। रिपीटिंग अगेन, हमारे पास जो ऑलरेडी नॉर्मल में जब हम हाथ को एक्सटेंड करते हैं नॉर्मल पोजीशन में तो हमारे हाथ को वाइब्रेट करते हैं, सबने गौर किया होगा। तो हैंड के मसल्स भी होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स, तो बार बार साल्ब्यूटामोल लेने की वजह से बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव होने की वजह से जो इनकी वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है, तो पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को ट्रेमर हो गए हैं। बस इनहांस फिजियोलॉजिकल ट्रेमर दैट आर बीटा 2 मीडिएटेड, ठीक है। और अस्थमा की वजह से हम साल्ब्यूटामोल लेंगे, साल्ब्यूटामोल जाके बीटा 2 पे ऐड करेगा, बीटा 2 पे ऐड करने की वजह से जो आपके ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स हैं वो इनहांस हो जाएंगे, तो पेशेंट केस के उसको जो ट्रेमर्स हो गए हैं। तो ये इसका जो है साल्ब्यूटामोल का एक साइड इफेक्ट है। साल्ब्यूटामोल का क्या है साइड इफेक्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में आप देखें कि मैंने देखें कि एक पेशेंट को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ब्रीदिंग के साथ आया है और उसको डायबिटीज मैलिटल अल्कोहल हिस्ट्री है, और इसकी ये देखें कि टूथ इन्फेक्ट, ये चीज आपकी मेन है इस पूरे सवाल में, जो आप में चीज नहीं भूलनी वो ये है इन्फेक्टेड मोलर टूथ। ये एक मेन रिस्पेक्टर इस पेशेंट में, ठीक है। जब भी ये देखें मैंने आपको ये हमारे पास जो है वो मैंने एक कहते हैं कि मैंडिबल बनाई है, मैंडिबल, ठीक है। ये इस पे जो हमारे पास मोलर टूथ है, मोलर टूथ की एक रूट है। जब भी ये इन्फेक्ट होगी, मोलर टूथ है ये मोलर टूथ, द पेशेंट इज दिस इज मोलर टूथ, जब भी इसकी रूट जो है वो इन्फेक्ट होगी, व्हेन इट बिकम्स इन्फेक्टेड देन तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है नीचे अगर स्प्रेड करेगी तो वहां पर एक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं लुडविग एंजाइना, ठीक है। उसको हम कहते हैं लुडविग एंजाइना। लुडविग एंजाइना बेसिकली क्या है, जो मोलर्स की टूथ की इन्फेक्शन है वो यहाँ पर हमारे पास जो पीछे स्पेसेस हैं सबलिंगुअल स्पेस और सबमैंडिबुलर स्पेस, ये हमारे पास कहते हैं कि ये माइलोहलाइड मसल की लाइन है, ठीक है। दिस इज माइलोहलाइड मसल, ठीक है। ये हमारे पास सबमैंडिबुलर जो है वो ग्लैंड पड़ा हुआ है जिसको मैं ये कर रहा हूँ हाईलाइट, ठीक है। इसके जो सब लिंगुअल स्पेस है, ठीक है, और ऊपर सब लैंडिबुलर स्पेस है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं उसमें हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन जब आती है यहाँ से के अंदर से, तो ये टंग जो है वो एलिवेट होती है। टंग एलिवेट होने की वजह से हमारे पास जो फेरेंक्स में टंग जब गिरती है तो रेस्पिरेशन, जैसे मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ, हमारे पास ये माउथ है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं कि टंग पड़ी है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुई है स्पीसीज में, तो पीछे हमारे पास जो है वो ऑरोफेरिंक्स पड़ा हुआ है ऐसे करके। इन्फेक्शन की वजह से जब टंग एलिवेट होगी तो टंग पीछे जाके गिर जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाएगा, इस वजह से रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज ब्रीदिंग होगी। तो इसका जो क्रक्स है वो जब भी पेशेंट आएगा वो इन्फेक्ट
इन्फेक्टिव मोलर टूथ के साथ जब भी पेशेंट आए कॉम्प्रोमाइज ब्रीदिंग के साथ, तो आपने जो है उसका आंसर लुडविग एंजाइना लगाना है। वन आई एम स्पीटिंग patient when come with infected molar tooth plus compromised breathing, the patient is suffering from a Ludwig's angina। इसमें आपके पास आएगी वो हमेशा कहेगा कि swelling of the neck, जो पेशेंट की जो नेक है वो उसमें आपको यहाँ पर जो है जॉब वहां पर आपको स्वेलिंग नजर आएगी, स्वेलिंग। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द पेशेंट जब भी आएगा हमारे पास, जैसा थोड़ा टेक्निकल है मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्फेक्टिव मोलर टूथ प्लस कॉम्प्रोमाइज ब्रीदिंग प्लस swelling of the neck region, the patient will be having Ludwig angina। बस इसमें आप इतनी चीज याद रख लें, that's enough for you। ये क्वेश्चन को छोड़ दें, क्वेश्चन में गलती है, इस क्वेश्चन को छोड़, क्वेश्चन नंबर 52 को क्वेश्चन 53 पर आए आप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन 53 है उसमें क्वेश्चन में पहले ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की सर्च कर रहा था मैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथेम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। पहले पायराजिनामाइड का क्वेश्चन आया था गाउट के साथ। अब देखिए मैंने कहा था कि जब भी बॉडी की सिक्रीशन रेड ऑरेंज हो जाए तो कौन सी होगी डिजीज, कौन सी ड्रग होगी, रिफेम्पिन। दैट्स मैंने पहले रिपीट कर दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आइसोनियाजिड में हेपेटोटॉक्सिसिटी या ये हमारे पास पेशेंट हो अगर टीबी का, तो इसके जो लीवर में अगर इंफेक्शन हो जाए, लीवर में मसला हो जाए या पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेशेंट को स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट की जो ड्रग है वो आइसोनियाजिड होगी। ठीक है। रिफेम्पिन में जो आपको बॉडी कलर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे वो सलाइवा हो, वो स्वेट हो या यूरिन हो, वो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड गॉड का आएगा। इथेम्ब्यूटोल जो है हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस। Repeating. Now question 54. A middle-aged man presented with the shortness of breath, high grade fever, anosmia। पहली केस है, मैंने आपको पहले बताया था कि हाई ग्रेड फीवर के साथ है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ, और देखिए मैंने बताया था कोविड के साथ एनोस्मिया या लॉस ऑफ टेस्ट होगा तो डेफिनेटली कोविड-19 इन्फेक्शन है। कोविड-19 पेंडेमिक गुजरी है, सबको पता होगा, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो ये कोविड-19 निमोनिया इन्फेक्शन है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपने एक चीज ऐड करनी है कि पेशेंट जो है वो, इसमें आप कहते हैं 70 ईयर ओल्ड का पेशेंट है और लोबार निमोनिया के साथ तो आया है, तो आपने इसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें। मैं रिपीट करता हूँ, यू आर ऑन अ ड्यूटी एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड यू रिसीव अ पेशेंट ऑफ 70 ईयर ओल्ड विद लोबार निमोनिया। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट with lobar pneumonia, which of the following vaccine will be preferred in this patient to prevent recurrence। ठीक है, आप बस इतना याद रख लें कि 65% से ऊपर पेशेंट, 65% कह रहा हूँ, सॉरी, 6 जब पेशेंट की 65 से ज्यादा हो तो आपने जो है उसको हमेशा जो है वो निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए आपने पेशेंट को हमेशा PCV13 और PPSP23 वैक्सीन लगानी है। इसको ये अब कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हैं स्टेप न्यूमो के खिलाफ। आप याद रख लें कि जब भी 65 से ऊपर पेशेंट आए और निमोनिया की आपने प्रिवेंशन करनी हो तो आपने हमेशा जो है वो स्टेप निमोनिया की इसकी वैक्सीन लगा देनी है। बस इस क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 56, a 60-year-old smoker with chronic cough, dyspnea, tachycardia, pursed sleep breathing. इसमें जो आपने देखना है, एक पेशेंट एडवांस एज का है, स्मोकर है और क्रॉनिक कफ के साथ आया है और इसको पर्स स्लीप ब्रीदिंग है। दो चीजें आप याद रख लें जो इम्पोर्टेंट, एक होती है पर्स स्लीप ब्रीदिंग, ठीक है, एक होती है ब्लू ब्लॉटर्स, ठीक है, ये होती है एम्फासीमा में और ये होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। वो स्मोकर के अंदर ये पर्स स्लीप ब्रीदिंग आई, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, एम्फासीमा, एम्फासीमा को सीओपीडी में होता है, सीओपीडी वाज डायग्नोस्ड, तो इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एक्सचेंज की वजह क्या होगी, सो पर्स स्लीप है, उसकी वजह से पेशेंट को हमारे पास कह दो कि एम्फासीमा हुआ है। एम्फासीमा बेसिकली क्या है, एम्फासीमा बेसिकली ये है कि पेशेंट का लंग है, सॉरी लंग क्या, पेशेंट का पोस्ट लंग है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो में डिवाइड हुआ, ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई से हमारे पास डिवाइड हुए, ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और सेकेंडरी ब्रोंका के आगे हमारे पास आगे एयर सैक्स आए, एल्वुलाई आए, एल्वुलाई की जब वॉल्स टूट जाती हैं, इसको हम क्या, वॉल्स टूट जाती हैं तो हमारे पास जो है वो वॉल्स सीधा एक बड़ा सा एयर सैक बन जाता है, इस कंडीशन को एम्फासीमा कहते हैं। रिपीटिंग, जब एक हमारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया की वजह से प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई की वजह से आगे बने हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के आगे हमारे पास बने ये एयर सैक्स, एयर सैक्स के आगे हमारे पास जब बनते हैं तो स्मोकिंग की वजह से इसकी जो वॉल्स हैं, जैसे ये मैं अलग बनाता हूँ, ये हमारे पास जो है ना वो 3 एल्वुलाई हैं, स्मोकिंग की वजह से होता है, ये जो वॉल्स होती है एडजेसेंट, ये टूट टूट जाती हैं, मतलब कि ये डिजॉल्व हो जाती हैं वॉल्स, स्मोकिंग की वजह से जो वॉल्स है, तो एक बड़ा सारा एक एयर सैक बन जाता है, इसमें हमारे पास जो है ना एयर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, एयर जो है वो बाहर नहीं जा सकती, इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीसीमा, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्स स्लीप ब्रीथिंग उसने कहा था, तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास एम्फीसीमा है। आप इतना याद रखना है कि एम्फीसीमा के अंदर पर्स स्लीप ब्रीथिंग होती है 10, ये आपने चीज याद रखनी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 में ये लिखा है कि a 30-year-old smoker patient with productive fever, cough and shortness of breath, he had the same symptom 2 weeks ago। मैंने पहले कहा था प्रोडक्टिव फीवर, प्रोडक्टिव कफ है, फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, 2 हफ्ते पहले ये सिम्टम हुआ, तो ये निमोनिया का केस है, सिंपल सा केस है, ये पहले भी निमोनिया का हम डिस्कस कर चुके हैं निमोनिया को, क्योंकि पहले भी 2 दफा हफ्ते में, इसको 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, इसको हम कहते हैं रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, बस इसमें इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं, मुश्किल काम नहीं है। ये पेशेंट थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, पेशेंट को साथ है कोई फीवर हो, कोई प्रोडक्टिव कफ हो, और पेशेंट को जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ठीक है, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो निमोनिया बनना चाहिए, ठीक है, निमोनिया, इसको ये 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि निमोनिया में टैक्टाइल इन्फ्लेमेटस परकशन जो है डल हो जाती है, परकशन अब याद जो निमोनिया में परकशन डल होती है, और मैं आपको रिपीट कर दूं, जो वो स्टोनी डल परकशन है, स्टोनी डल, रिपीटिंग स्टोनी डल, स्टोनी डल, स्टोनी डल, हमेशा प्लूरल इफ्यूजन में होगी, ये आपने याद रखना, इसको नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 58, a newborn was brought with complaints of coughing, wheezing, dyspnea and neonatal jaundice, ठीक है, इससे पहले मैं आपको जानने से पहले मैं आपको सिंड्रोम बताता चलूं, उससे हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने इतना याद रखना है कि बेसिकली है क्या, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी मैं आपको
जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में होता ये है कि आपके दो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, एक लंग्स, जैसे पेशेंट है हमारे पास, इसके लंग्स अफेक्ट होंगे और लीवर अफेक्ट होगा। बस लंग्स में क्या होगा जी, हमारे पास जी सीओपीडी होगी, और लिवर में क्या होगा जी, सिरोसिस होगी। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है, बस दैट्स इनफ इज फॉर दिस अल्फा 1 एंटीट्यूशन डेफिशिएंसी के अंदर हमें क्या चीजें याद रखनी है कि इस पेशेंट में आपको लंग्स पे इन्वॉल्वमेंट होगी और लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी। लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी, लंग्स में क्या होगा, सीओपीडी होगी, और लिवर में क्या होगा, सिरोसिस होगी। देखिए मैं आपको याद करा देता हूँ कि इसमें अल्फा 1 एंटीट्यूशन डेफिशिएंसी में आपने 2 C's याद रखने, 2 C's। फर्स्ट सी COPD एंड सेकंड सी सिरोसिस। ठीक है, अल्फा 1 डेफिशिएंसी 2 C's, ये आपने बस याद रख लेने। ठीक है, तो कफिंग, बीजिंग एंड डिस्निया ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं COPD को, एंड न्यूट्रल जॉन्डिस रिप्रेजेंट कर रहा है लिवर की इन्वॉल्वमेंट को। ठीक है, इससे हमारे पास साबित होता है कि 40 इयर्स ओल्ड का पेशेंट, हाँ एक चीज ये है कि जब भी 40 साल से नीचे पेशेंट को, 40 ईयर से नीचे पेशेंट को आपको COPD डायग्नोज करें तो उसमें पेशेंट का जो होगा वो आपने हमेशा इस पे जाना है। दो चीजें मैं आपको रिपीट कर दूं इसके अंदर, एक चीज मैं भूल गया था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में आपने बस 2 C's याद रखने हैं, 2 C's और लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। दो चीजें बस, 2 C's COPD और सिरोसिस, एंड नेक्स्ट 40 साल से कम उम्र पेशेंट की हो। देख लें, न्यूबॉर्न है, 40 साल से कम उम्र उसकी, कफिंग, स्नीजिंग, दैट गो फॉर COPD, and jaundice that cover liver involvement, the option will be alpha 1 antitrypsin deficiency. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी आपके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होए तो 2 C's याद रखने हैं, 2 C's में COPD होगी, सिरोसिस होगी, और आपने कहना है कि 40 साल से कम पेशेंट के अंदर होगी। ठीक है, और आपने देखना है कि कफिंग, स्नीजिंग नहीं, और आपने जो है ना फौरन जाके जाना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में। ठीक है, इसमें जो है आपने जो है वो इतना आगे जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। पर एक अगर हमें कोई एडिशनल चीज याद रखनी है, और याद रखने कि इसमें पैन एसिनार एम्फेसीमा होता है, बस ये चीज आप अगर याद रख सकते हो तो रख लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज जो मैंने आपको बता दी है, जो आपको डायग्नोसिस की हेल्प करने में आपकी हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, a 60-year-old patient with complaints of dyspnea, pleuritic chest pain, confusion and hyperventilation and papillary edema। तो अब इसमें जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो इतनी को है, वो इतनी नहीं है कि आप इसको कोई लिंक करें। आप एक चीज याद रखनी है कि एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में आप इतना याद रखना है कि इसमें CO2 हमेशा रेज्ड होगी। जब भी CO2 रेज आ जाए ना पेशेंट की, जब भी CO2 रेज्ड आ जाए तो आपने हमेशा कहना है कि इस पेशेंट को टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर स्टार्ट हो गया है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हमेशा CO2 रेज पर जो है ना आपने टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पे जाना है। बेशक ऑक्सीजन जो है हमारे पास कम भी हो, आप जब भी CO2 रेज होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी CO2 रेज होगी तो आपने टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पे जाना है। CO2 रेज होगी तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पे जाना है। ये है इस क्वेश्चन का क्रक्स। देखिए इसमें इसने कहा हुआ है कि CO2 रेज पेशेंट की हो गई है तो हमारे पास टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। वो बाकी हिस्ट्री जो उसने दी है वो दिया है कि पेशेंट को जो है वो ब्रेन स्टेम कंप्रेशन हो गई है, वो उसको छोड़ दें। आप इतना याद रखें कि इस सवाल के अंदर जो चीज़ याद रखने वाली थी वो ये थी कि पेशेंट को PSPO2 रेज्ड है
तो जब भी PaCO2 रेस्ट होगी तो आपने टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पे जाना है। दैट्स इनफ। आपको आगे जो है वो इसमें जो है ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्टेटमेंट में वो डिस्ट्रैक्ट की हुई है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 50, customer 60, sorry. A 50-year-old taxi driver was brought to ER with compromised breathing and severe chest pain. मैंने आपको चीज बताई थी पहले जब हम न्यूमोथोरक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने जो है ना एक डिस्कस की टेंशन न्यूमोथोरक्स डिस्कस की थी, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरक्स को मैं दोबारा कह देता हूँ, एक्सप्लेन के न्यूमोथोरक्स बेसिकली होता क्या है जी, आपका लंग है, लंग के गिर्द आपकी जो है ये दो लेयर्स हैं, पैरेटल प्लूरा, ठीक है, और ये आगे हमारे पास आगे विजल प्लूरा। जब भी बाहर से या लंग के अपने अंदर से इस जो प्लूरल स्पेस में एयर आए, इसको हम कहते हैं न्यूमोथोरक्स। आउटसाइड इन्वायरमेंट से, जैसे कि किसी को कोई पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ है, गोली वगैरह बजी है, या अंदर से कोई ब्लड रप्चर हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में था, उसको हम कहते हैं न्यूमोथोरक्स। कभी ऐसा हो जाए कि एयर अंदर तो यहाँ से जाए तो सही प्लूरल स्पेस में, लेकिन बाहर नहीं आ सके, एयर जब बाहर ना आ सके, इसको हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरक्स, ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरक्स। इसमें मैं आपको बस दो चीजें बताऊंगा, हमें याद रखनी है बस, इसमें आपने कोई और तीसरी चीज याद नहीं रखनी। आपका डायग्नोसिस तब बनेगा टेंशन न्यूमोथोरक्स का जब पेशेंट आपका जो है उसका जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो ड्रॉप हो, और पेशेंट की जो नेक वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड हो, ठीक है। पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो, पेशेंट की नेक वेन डिस्टेंडेड हो, और पेशेंट की जो है ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो टेंशन न्यूमोथोरक्स, बस, दैट्स इनफ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी पेशेंट की बीपी कम, नेक वेन डिस्टेंडेड एंड ब्रेथ साउंड्स वर एब्सेंट, दैट यू विल गो फॉर टेंशन न्यूमोथोरक्स। मैं आपको जो है ना इसको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से ये कंफ्यूजिंग भी है। इसका मैं आपको याद करने का आसान तरीका, एक ट्राइंगल बना लें, एक तरफ आप लिख लें कि एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, दूसरी तरफ डिस्टेंडेड नेक वेन्स, और तीसरी कहते हैं कि आप डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो क्या बनेगा ये टेंशन न्यूमोथोरक्स। इसी पर आपका सिनेरियो आना है टेंशन न्यूमोथोरक्स का। ये जो है ना आपने याद रखनी है, ये ट्रायड हमें याद रखना है, तो आपको जब भी आपका टेंशन न्यूमोथोरक्स का सवाल है ना वो कभी मिस नहीं होगा। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, मैंने आपको बता दिया। सो टेंशन न्यूमोथोरक्स बता दिया, कंप्रेशन स्पीड भी कहा, इसको छोड़ दें आप, इतना इसको ना, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपने हमेशा इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन और चेस्ट ट्यूथोरेकोस्टमी करनी है, ठीक है। नीडल डीकम्प्रेशन जो है आपने, ये हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट को हमने बनाया, इसकी यहाँ पर ये म्यूनिबल स्टर्नाई है, ये हमारे पास कह दें कि इंटरकॉस्टल स्पेसिस हैं, ठीक है। ये सेकंड फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के मिड क्लेविकुलर लाइन में आपने जो है इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन किधर करनी है, डीकम्प्रेशन किधर करनी है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आपने नीडल डीकम्प्रेशन करनी है, और चेस्ट ट्यूब थोरेकोटमी आपने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में करनी है इन मिड एक्सिलरी लाइन। का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को मैं साइड से बनाऊं, ये पेशेंट का आर्म एलिवेट कर दूं, ये पेशेंट का एक्सिला है, तो ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, तो ये पेशेंट का जो है हमारे पास मिड, इसके दरमियान की मिड है, तो यहाँ पर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपने चेस्ट ट्यूब थोरेकोटमी करनी है, बस। तो ये इस क्वेश्चन में एक सच चीज थी जो मैंने आपको बता दी। वैसे जो आपने जो है ना टेंशन न्यूमोथोरक्स का ये टायर याद रखना है, तो आपको ये सवाल नहीं भूलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही, आज पहला दिन था हमारा, तो कल से इंशाल्लाह जो है हम ज्यादा कोशिश करूंगा मैं आपको ज्यादा एमसीक्यूज कराऊं कल से,
आज हम क्वेश्चन नंबर 30 करें। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। कल इंशाल्लाह ताला जो है हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि प्लूरल फ्यूजन में ब्रेथ साउंड एब्सेंट होंगे। जी बच्चे, प्लूरल फ्यूजन में भी आपके जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो एब्सेंट होंगी। प्लूरल फ्यूजन में भी आपके जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो एब्सेंट होंगी। ठीक है। सो आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है आपको सो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। आपके लिए अल्लाह हाफिज।